हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंटिफिक बाइट्स। तो आज जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन से मतलब आप जानते ही हो कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। और आपको पता है कि हमारी बॉडीज़ में जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो भी वाटर होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में चीज़ें लाई जाती हैं, एक जगह से दूसरी तक ले जाई जाती हैं। तो एनिमल्स में वो चीज़ें कैसे होती हैं और प्लांट्स में कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेनली हमें इन चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, हमें देखना है कि किन किन चीज़ों का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ह्यूमंस में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। और नॉर्मली उन्हें पढ़ेंगे कि ब्लड और जो हार्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद जो है हमें एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक्सक्रीशन भी जो है वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बाहर निकालता है। और ह्यूमन बींग्स में वो चीज़ कैसे होती है और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर और मिनरल्स का इनके बारे में पढ़ेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियोस पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज, जो क्लास वाइज कैटेगरीज बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इस लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, या उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो ब्लड के थ्रू जो है हर सेल्स तक पहुंचता है, जहां वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो उनको एनर्जी मिलती है। तो जो भी फूड होता है वो जो है हर सेल्स तक जाता है, जहाँ पे वो टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हो नाक से, वो आपके लंग्स तक जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी तक जाता है, जहाँ जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो, क्योंकि हर बॉडी को अब काम करने के लिए वाटर की नेसेसिटी होती है। आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा होगा 6 में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ का क्या, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, आपके प्रोटीन का क्या रोल है और वाटर का क्या रोल है। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको भी जिनका रिमूवल भी जरूरी होता है, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेनली किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का एंड वाटर मिनरल्स का एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले हम एनिमल्स का पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में जो सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि आपके अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, तो उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता। वो नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है ना, तो डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म है जिनमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें क्या होती है, मूवमेंट करती है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक गिलास वाटर लो, उसमें आप 1 चम्मच चीनी बोलो, और दूसरा गिलास का लो, इसमें ज़्यादा वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाल दिया, तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन है? ऑब्वियसली जिसमें 5 चीनी डाला। तो इसमें क्या है कि उसमें चीनी का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इसी चीज़ को हम कंसनट्रेशन कहते हैं। और नॉर्मली जब किसी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो चीज़ जो है आपके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वो मूवमेंट करता है। जैसे कि अगर आप अमीबा के सेल को मान लिया जाए, तो नॉर्मली अगर मान लिया जाए कि वाटर में अगर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और इनके सेल में कम है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद इनके मेम्ब्रेन से क्या होगा, अंदर चला जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। और मान लिया जाए कि यहाँ पे CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है रिस्पेक्टिव, तो वो क्या होगा कि CO2 खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। तो ये ऐसे डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है आपके एनिमल्स में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है। हाइड्रा क्या होता है कि हाइड्रा में जो आपके नॉर्मली एनिमल्स जो होते हैं, उनमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, जो वाटर है वही फूड और ऑक्सीजन जो है अंदर बाहर करता है, लेके जाता है, और उन्हीं से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन्हीं वाटर में चला जाता है, और उसी से एक्सक्रीशन हो जाता है उनका, और जो भी फूड वगैरह होता है वो वाटर से ही थ्रू आता है, और उन्हीं से जो है हाइड्रा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ये डिफ्यूजन जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स इतने ज़्यादा होते हैं, नंबर बिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिनको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि फूड को या जो भी
ऑक्सीजन होता है या हार्मोन्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। तो जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपने एक्चुअली 5th क्लास में ये सारी चीज़ें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हार्ट होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो हार्ट तो होता ही है, पंपिंग ऑर्गन होता है, इसके साथ साथ ये आपके कुछ जो है ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में अगर पानी को एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक पंप होता है, ठीक है, मोटर पंप होता है, उस जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के जैसा होता है, वो पानी को ऊपर भेजता है। और उसके बाद जो आपके पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बाथरूम तक, आपके किचन तक, आपके बेसिन तक आप पहुंचता है। तो वो जो पाइप्स हैं वो आपके आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज की तरह काम करते हैं। तो ये आपकी पूरी बॉडीज में जो है नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, जिससे हर जगह आपका जो है ब्लड पहुंचता है। तो ब्लड ही जो है मीडियम की तरह काम करता है, जिनमें आपके सारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस जब हम पढ़ते हैं, तो ह्यूमंस में जो है वेल डेवलप्ड और एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इनमें जो है आपका ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में मेनली आपके 3 तरह के ब्लड वेसल्स आते हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। सबके बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। और मेनली जो है आपका एक तीसरा जो आपका आता है एक थिक मस्कुलर ऑर्गन आता है, जिनको हम लोग कहते हैं हार्ट, ठीक है, जो पंपिंग ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड होता क्या है, ठीक है। ब्लड जो है वो नॉर्मली इनको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है, जैसे रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बॉडी को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करता है, जोड़ता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो नॉर्मली ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को जोड़ने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है इस चीज़ों को, तो इसीलिए जो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और ये जो है आपके मेनली हार्ट के थ्रू जो है उनके पंपिंग एक्टिविटी से जो है पूरी बॉडी में क्या होता है, फैलता है। तो नॉर्मली ब्लड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर लाइक सॉल्यूशन होता है, वाटर का सॉल्यूशन होता है, जिनमें आपके सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह क्या होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह डिजॉल्व होते हैं। तो इनमें जो सेल्स होती हैं वो होते हैं, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, जिनको दूसरे टर्म में जो है साइंटिफिक टर्म में इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल होता है जो कि आपके इनको नॉर्मली ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है या सिंपल टर्म में WBC कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ब्लड प्लाज्मा होता है, तो नॉर्मली जो भी लिक्विड पार्ट होता है, सॉल्वेंट पार्ट, जिनमें ये सारे सेल्स वगैरह जो सस्पेंडेड रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट आपको दिखता है, अगर उनसे सेल्स निकाल दिया जाए तो वो ब्लड प्लाज्मा होगा। और ब्लड सीरम क्या होता है, तो अगर किसी ब्लड से फिब्रिनोजेनिक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में आपका जो खून जम जाता है उनमें हेल्प करता है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए ना तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सीरम कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो खून जो है अगर जो है नॉर्मली वो जमता नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी आपका खून कट के गिर जाए तो थोड़ी देर बाद उसके खून के थक्के बन जाते हैं, वो जम जाता है। लेकिन जो ब्लड सीरम जो है वो क्लॉट नहीं होता, क्यों? क्योंकि उससे फिब्रिनोजेन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ह्यूमन बॉडी में जो है आपका नॉर्मली 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है हेल्दी ह्यूमन में। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज और हाइड्रा, उनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, वाटर के थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके साथ साथ वही चीज़ें लिखी है कि उनमें जो है वाटर के थ्रू जो है चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स के स्ट्रक्चर दिखाएं, रेड ब्लड सेल्स ऐसा दिखता है, वाइट ब्लड सेल्स ऐसा दिखता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ऐसी दिखती हैं, प्लाज्मा नॉर्मली यही जो सॉल्वेंट पार्ट जो है, और ब्लड सीरम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उनके ब्लड के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लड के कंपोनेंट्स को देखो तो सबसे पहले जो ब्लड पार्टिकल, जो सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें आपका RBC आता है। और आपको पता हो कि रेड ब्लड सेल का जो सबसे पहला काम, फॉरमोस्ट काम है, वो है उसका ऑक्सीजन कैरी करना। WBC को जो है इनको जो है वॉरियर कहा जाता है। ये जो है मेनली जो है आपके सेल जो बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल, जो भी इन्फेक्शन वगैरह, जो भी माइक्रोब्स वगैरह से हैं, उनसे आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो है आपका जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है या ब्लड प्लेटलेट्स होता है, वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद प्लाज्मा सॉल्यूट्स, ठीक है। प्लाज्मा में जो नॉर्मली सॉल्यूट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उनमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं होता, नॉर्मली जो भी आयंस में टूट जाते हैं ना, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो सोडियम और क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं जो कि मेनली आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। आपके जो भी ब्लड का जो ना प्रेशर, जो फ्लूइड का जो प्रेशर है, वो उनको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
तो नॉर्मली ये क्या होता है कि ब्लड बफर होता है, बफर का मेनली काम क्या होता है कि इन चीज़ों के बारे में आप हाई क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको इतना नहीं जानना, लेकिन आपकी बुक में दिया तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि हर सेल का क्या होता है, पीएच होता है। आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस, तो आपने पढ़ा ही होगा, और उसमें आपने पीएच पढ़ा होगा कि जो भी लोअर पीएच होता है वो एसिड का होता है और हाइयर पीएच जो होता है वो बेस का होता है। तो नॉर्मली 7.36 टू लेके 7.42 के बीच का पीएच जो है मीन स्लाइटली बेसिक पीएच होता है इसका। 7 तो आपका न्यूट्रल होता है, स्लाइटली बेसिक पीएच जो है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और आपको पता भी होगा कि जो NaSCO3 है वो नॉर्मली जो आपका बेसिक नेचर होता है। तो ये इन चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो है आपका जो CO2 का जो है सेल से लेके CO2 तक का ट्रांसपोर्टेशन जो है, सेल्स से लेके एक्चुअली लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है। प्रोटीन जो होते हैं एल्ब्यूमिन, इनका मेनली जो है वही है ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना। उसके साथ साथ जो है ये जो भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपके लिपिड्स, जो भी ऑयल्स वगैरह होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आपको पता है तेल वाटर में नहीं घुलता, तो उसी तरह से वो ब्लड में सॉल्युबल होकर तो डिजॉल्व होकर तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एल्ब्यूमिन। दूसरे प्रोटीन जो होते हैं ग्लोबुलिन, ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये जो है मेनली आपके लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है ना, जो भी इम्यून सिस्टम होते हैं उनमें ग्लोबुलिन जो है हेल्प करते हैं। फिब्रिनोजेन है जिन्होंने हमने पहले डिस्कस कर रखा है, मेनली ये जो है आपके ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है ब्लड में। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके ब्लड के होते हैं और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि ब्लड को हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरे तक ले जाने में। इसके बाद आपका आता है ब्लड वेसल्स। तो जो भी ब्लड जो होता है वो पर्टिकुलर वेसल्स के थ्रू जो है सिस्टम ट्यूब्स के थ्रू जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। और उनमें आपके आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज आती हैं। तो जो भी आर्टरी होता है वो क्या होता है कि आर्टरी को मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का होता है जिनमें वैसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो आर्टरी जो मेनली एसोसिएटेड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो वो जो है हार्ट से लेके पूरी बॉडीज तक जो है आर्टरी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो चूँकि अब देखिए कि हार्ट जो है वो पंप करता है और वहाँ से पूरे बॉडी तक खून को पहुँचाना है, इवन आपके सर से लेके टो तक आपके ब्लड को पहुँचाना है। तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। उस ज़्यादा प्रेशर को रोकने के लिए आप समझिए कि जैसे कि ट्यूबवेल का पंप होता है, उसमें आप छोटे से पाइप लगा सकते हो क्या, नहीं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो मोटा पाइप चाहिए। तो उसी तरीके से जो आर्टरी का जो वाल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है। तो नॉर्मली जो आर्टरी के जो वाल होते हैं वो 3 लेयर के बने हुए होते हैं, जिनमें सबसे बाहर इलास्टिक टिश्यू होता है, बीच वाला मस्कुलर टिश्यू होता है और सबसे अंदर वाला जो है थिन स्मूथ सेल्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली इनका जो है ये थिक वॉल्ड होते हैं, जिनकी वजह से वो उतने प्रेशर को क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए। तो नॉर्मली जब ब्लड हार्ट बीट करता है ना, तो जो भी इलास्टिक वॉल होता है, जो सबसे आउटर लेयर होता है, वो क्या होता है कि स्वेल होता है, फूलता है थोड़ा सा, ठीक है, बाहर की तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है कि रूम बन जाता है, ब्लड आराम से पास करता है। और जो मस्कुलर टिश्यू होती है वो स्लोली क्या कहते हैं, सिकुड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि अब इसको ऐसे समझिए कि ये थोड़ा सा यहाँ पे स्वेल हो गया, ठीक है, अब आउटर वॉल, और जो अंदर वाले हैं वो क्या होंगे, थोड़े से इनको स्विच करेंगे, तो जो ब्लड होगा वो आगे की तरफ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाता रहता है और कैपिलरीज तक पहुँचता है। तो मेनली हमारी बॉडी में 2 आर्टरीज होती हैं, एक होता है एओर्टा और दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, मेन आर्टरी होती है। तो पल्मोनरी जब जहाँ पे भी टर्म आए, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, थोड़े से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी पल्मोनरी टर्म आता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो है काम थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। एओर्टा जो है वो आपके लार्जेस्ट ब्लड सेल होते हैं, जो नॉर्मली आपके छोटे छोटे आर्टरियोल्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, सब डिवाइडेड हो जाते हैं बॉडी में। तो ये आपका आर्टरी होता है। वेंस जो होता है, वेंस में मेनली आपके इम्प्योर ब्लड होते हैं। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब होता है कि वैसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, वेनस ब्लड कहते हैं। और नॉर्मली आपने पढ़ा कि जो भी हार्ट है, ठीक है,
हार्ट से आपके आर्टरी जो है, ओहो, हार्ट से आपका जो आर्टरी है वो आपके कैपिलरीज तक पहुंचता है, ठीक है। और कैपिलरीज से फिर आपका जो है वेंस जो है वो कलेक्ट करके जो है आपके फिर से हार्ट तक पहुंचाता है। तो जो वेंस हैं वो आपके कैपिलरीज से स्टार्ट होते हैं और छोटे छोटे वेंस के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं, और फिर वो आगे जाके जुड़ के फिर आप दिखाते हैं कि लार्ज वेन बनते हैं। तो वेंस में भी सेम वैसे ही लेयर्स होते हैं, लेकिन इनके वॉल्स क्या होते हैं, थिनर होते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है प्रेशर कम हो गया, वो सेल्स से जो है वो सेल से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, कलेक्ट करके ला रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। अब इस चीज़ को समझिए कि हाँ प्रेशर कम है तो उनको ज़्यादा थिक होने की तो ज़रूरत है नहीं, तो इनका क्या होता है, कम होता है, तो लेस मस्कुलर होता है, लेस इलास्टिक होता है। इनमें मेनली दो तरह के वेंस मेनली आपके होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी वेंस होते हैं उनके अलग अलग जो वो थिन वॉल्ड होते हैं आर्टरी से, और दो मेन होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अब मैंने आपको बताया कि नॉर्मली उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वेंस में वो नॉर्मली कम होता है, ठीक है। तो अब समझिए कि एक आप ऐसे समझ लो कि किसी भी, जिसे कहते हैं ना कि पंप में अगर वाटर इतना प्रेशर नहीं है कि पानी, मोटर जो है वोल्टेज कम होता है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता, इतना प्रेशर नहीं है ना। क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि वो जितना ऊपर चढ़ता है उतना फिर नीचे आ जाता है ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए, नॉर्मली इनमें प्रेशर नहीं होता, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी वेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि वॉल्व्स होती हैं जो कि हार्ट की तरफ खुलती हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इधर से ब्लड आएगा, ठीक है, तो वॉल्व जो है अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये अंदर की तरफ है। तो जब भी ब्लड आता है तो ये क्या होता है, खुल जाता है, ब्लड इजीली पास कर जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्व जो है खुला हुआ है और यहाँ पे क्या है, बंद है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ब्लड अगर पीछे आना भी चाहेगा तो ब्लड क्या करेगा कि इनको बंद कर देगा, ठीक है, इन वॉल्व को बंद कर देगा। अब ऐसे समझिए कि कुछ जो वॉल्व है वो ऐसे खुल रही हैं, इधर से चीज़ें तो आराम से चली जाएंगी, जब इधर से आना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड का जो बैक फ्लो जो है, बैक फ्लो मीन्स वो पीछे की तरफ फ्लो जो है उनका रुक जाता है, तो ये फ़ायदा होता है इनमें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है बिल्कुल थिन वॉल्ड स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं जो आपके वेंस और आर्टरीज को जोड़ के रखते हैं बीच में, क्योंकि इधर से आपका आर्टरी आया, ठीक है, इधर से आपका जो है बीच में आपके कैपिलरीज जो है छोटे छोटे फाइन नेटवर्क से होते हैं, और इधर से आपका वेंस जो है फिर निकल जाता है। तो जो भी आपके सेल्स तक जो ब्लड पहुंचाता है ना, मेनली सेल्स तक, वो आपके कैपिलरीज का काम होता है। वो इतने फाइन्स होते हैं कि इवन आपके सेल्स तक जो नॉर्मली जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो टिश्यूज़ तक, सेल्स तक जो ब्लड का पहुँचाने का काम करता है वो आपके कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो जो भी ऑक्सीजन या फूड वगैरह होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जो आपको मैंने समझाया डिफ्यूजन, उनके थ्रू क्या होता है, सेल से फूड वगैरह जो भी एडवांटेजेस सब्सटेंस है वो सेल में चले जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है वो सब अंदर आता है। जैसे कि ऑक्सीजन देख रहे हो कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन तो इधर से आर्टरी आया, ठीक है, आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और सेल में ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ हाइयर कंसंट्रेशन है, और हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, तो ऑक्सीजन जो इधर से निकल के फिर आपका इधर चला जाएगा। अब सेल में रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और इधर क्या होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा और आपके ब्लड में फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और फिर बाहर वेंस के थ्रू निकल जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए कि मेनली आपके डिफ्यूजन के थ्रू जो है सेल से कैपिलरीज में जो है आपका एक्सचेंज होता है चीज़ों का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में, कि जो आर्टरी होते हैं थिक वॉल होते हैं, थिन वॉल होते हैं, ये भी थिन वॉल होते हैं, और बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है इनका, ठीक है। उनके जो बीच की जो कैविटी होती है वो बहुत ही बिल्कुल कम होती है। ब्लड जो है नॉर्मली हार्ट से तो दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, और ये क्या करता है, दूसरे बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक आता है। और नॉर्मली जो कैपिलरीज होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टरी और वेंस को जोड़ती हैं और नेटवर्क बनाती है बॉडी ऑर्गन्स में। ये क्या करता है कि बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, और ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है, और ये नॉर्मली एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये जो है आपके अंदर की साइड होता है बिल्कुल, ठीक है। स्किन के जो है, जो आपको स्किन के पूरे ऊपर दिखता है ना, वो आपको वेंस दिखते हैं, उनके अंदर होते हैं, डीप सीटेड होते हैं, अंदर की साइड होते हैं। तो और
ये जो है जस्ट आपके नीचे स्किन के नीचे सिचुएट होता है। और इवन क्या होता है कि ये उनसे भी वेरी बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इवन ऑर्गन्स तक जो है ये फैले हुए होते हैं। तो ऑर्गन्स आपके बहुत अंदर होते हैं तो वहाँ तक ये होते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं या डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं, और ये इनमें तो दोनों टाइप के ब्लड होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज होता है। अब आपका आता है फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड का फंक्शन आप जानते हो कि नॉर्मली व्हीकल की तरह काम करते हैं, और जो भी मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिनमें आप जो भी सबस्ट्रेट को या जो भी सब्सटेंसेस का जिनका रिएक्शन करवा रहा है उन सबको एक जगह से दूसरी तक लेके जाता है, जैसे चाहे वो ग्लूकोज हो या अमीनो एसिड हो या प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स हो, इन सबको एक जगह से दूसरी तक लेके जाता है। ब्लड जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्ट डाइजेशन के बाद जो एसिमिलेशन के बाद जो बने उनको लेके जाता है लीवर तक या दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी किडनी तक लेके जाता है ताकि उनका एक्सक्रीशन हो सके। इसके साथ साथ ब्लड जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं रिलीज होती है उनको फिर लेके लंग्स तक लेके आता है। तो जो भी आप आरबीसी का जो खून का जो लाल कलर देखते हो नॉर्मली जो आरबीसी की वजह से होता है, और उनमें जो हीमोग्लोबिन जो है होता है उनकी वजह से जो है आपका ब्लड जो है लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी को जो है सोल्जर ऑफ ब्लड कहा जाता है क्योंकि वो जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो भी मैक्रोस वगैरह है उनको किल कर देता है। तो ब्लड का जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प होता है? तो नॉर्मली आप जानते हो कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन का आके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। तो जो भी ब्लड होता है उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल्स जो है स्ट्रक्चर जैसा होता है, और वो जो है क्या करता है कि नॉर्मली जब लंग्स में फेफड़े में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। तो ऑक्सी जो है ऑक्सीजन से आया है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और टिश्यूज में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का उनका जो है बॉन्ड्स जो है टूट जाता है, वो फिर से डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन अपना अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो अपना अलग टिश्यू में चला जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है काम करता है। तो आज जो है हम इस चैप्टर को यहीं तक रहने देते हैं। अगली पार्ट में है जो है हम मेनली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट जो है कैसे काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।